का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों को सबसे पहले देखने वाले हैं। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो इसको देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इससे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले। तो चलिए देख लेते हैं। तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति कौन सी है? तो इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है क्या है? वर्णानुक्रम पद्धति सबसे प्राचीन पद्धति है। तो इससे जो जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका तो रिवीजन हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो रिवीजन उनका हो जाएगा, पता चल जाएगा कि तैयारी कैसी तैयारी है उनकी। तो ये शुरुआत से अभी हम लिए हैं, मतलब इतिहास लेखन की पद्धतियाँ जो हैं उसी को इसमें हम लिए हैं। तो देखते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं। तो वर्णानुक्रम पद्धति में सबसे पहले लिखे थे गार्षद तासी ने लिखे थे, जो कि इतिहास ग्रंथ लिखे थे। इस इतिहास ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ललित रेत्यूर हिंदुस्तानी। ये इनका ग्रंथ था और ये लिखे थे, गार्षद तासी ने लिखे थे। क्या लिखे थे? इस्तवार द ललित रेत्यूर हिंदुस्तानी, ठीक। इसके बाद गार्षद तासी के बाद वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। तो गार्षद तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने किए थे। तो किस ग्रंथ में किए थे? शिव सिंह सरोज, जो कि इनका इतिहास ग्रंथ है, इसमें किए थे। किसका प्रयोग किए थे? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किए थे। इसके आगे चलते हैं। इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति, तो वर्णानुक्रम अभी हम लोग देखे, जो कि गार्षद तासी ने प्रयोग किए थे। इतिहास लेखन की सबसे प्रसिद्ध पद्धति, सबसे प्रसिद्ध है ये कालानुक्रम, जो कि ग्रियर्सन ने इसका प्रयोग किए थे सबसे पहले। इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति, सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए तो विधेयवादी पद्धति है सर्वश्रेष्ठ पद्धति इतिहास लेखन की, जिसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किए थे हिंदी साहित्य का इतिहास में। कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कालानुक्रम पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। इसके बाद किस पद्धति में रचनाकारों के परिचय से ज़्यादा रचनाकारों के गुण दोष बताने पर बल दिया जाता है? तो आलोचनात्मक पद्धति में होता है ऐसा, ठीक। इसके बाद चलते हैं। आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आलोचनात्मक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा विज्ञान आदि के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है? भाषा वैज्ञानिक पद्धति में किया जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? तो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, जो इनका इतिहास ग्रंथ है, इसमें सबसे पहले प्रयोग किए थे वैज्ञानिक पद्धति का। रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किस पद्धति में किया जाता है? तो समाजशास्त्री पद्धति में किया जाता है। समाजशास्त्री पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो समाजशास्त्री पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि इनके तीनों इतिहास ग्रंथ इसी पद्धति में हैं। पहला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में,
हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। इसके बाद इतिहास लेखन की नवीनतम व सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, तो विधेयवादी सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, नवीनतम पद्धति है, और ये मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति विधेयवादी पद्धति ही है और ये नवीन पद्धति है। इसी पद्धति का प्रयोग किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि अपना इतिहास ग्रंथ लिखे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। सभी पद्धतियों का मिश्रण किस पद्धति को कहा जा सकता है, तो विधेयवादी पद्धति को कहा जा सकता है। विधेयवादी, यहाँ लिखने में थोड़ा त्रुटि, यहाँ मिस्टेक है, तो विधेयवादी पद्धति सही माना जाएगा। दोहरा नामकरण किस पद्धति की विशेषता है, तो विधेयवादी पद्धति की विशेषता है दोहरा नामकरण। मतलब इस एक काल का दो नाम रहता है, विधेयवादी पद्धति की विशेषता है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास लिखे हैं, तो इनके इतिहास में चारों काल का नाम दो दो है। जैसे आदिकाल को आदिकाल भी कहा गया है, वीरगाथा काल भी कहा गया है, भक्ति काल को भक्ति काल भी कहा गया है, और पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है। ठीक है, दो दो नाम, सभी का दो दो नाम है, तो इस पद्धति की विशेषता है ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विधेयवादी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे तेन ने, जो कि विश्व में किए थे, और हिंदी साहित्य के इतिहास में तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे। ठीक है, विश्व में तेन ने किए थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में विधेयवादी पद्धति का प्रथम प्रयोग किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किए थे हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में। इसके बाद इतिहास के स्रोत देख लेते हैं। इस इतिहास के स्रोत मतलब किस आधार पर इतिहास ग्रंथ लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके स्रोत देखिए कहाँ कहाँ से स्रोत लिए गए थे हिंदी साहित्य लिखने के लिए। तो देखिए, इतिहास के स्रोत को दो भागों में वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, दो भागों में बांटे हैं इतिहास के स्रोत को। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत को दो भागों में बांटे हैं, अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। और अंतः साक्ष्य जो है, राम कुमार वर्मा जी ने अंतः साक्ष्य को अधिक प्रमाणिक माने हैं। ठीक है, अंतः साक्ष्य को 84 वैष्णवों की वार्ता व 252 वैष्णवों की वार्ता के रचनाकार हैं, तो गोकुलनाथ हैं इसके रचनाकार, जो कि 1625 विक्रम संवत में ये रचना लिखी गई है। इसके बाद पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय किसकी रचना में है, तो गोकुलनाथ की रचना में है। सूरदास के बारे में सबसे अधिक जानकारी किस रचना से मिलती है, तो 84 वैष्णवों की वार्ता से मिलती है। इसके बाद भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास, इनको नारायण दास भी कहा जाता है। रचना काल है 1642 विक्रम संवत। इसके बाद 316 छपे छंदों में 200 भक्त कवियों का जीवन परिचय किसमें है, तो भक्तमाल में है, जिसमें से 116 राम भक्त कवि हैं, 84 कृष्ण भक्त हैं। ठीक, तुलसी को सबसे बड़ा कवि किस रचनाकार ने तथा किस रचना में माना है, तो तुलसी को सबसे बड़ा कवि नाभादास ने माने हैं भक्तमाल रचना में। मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेणी माधवदास, जिनको बेनी माधवदास भी कहा जाता है, ये तुलसी के शिष्य थे। मूल गोसाई चरित में किस कवि की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, तो दोहा चौपाई त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय है इसमें, जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। मानस का हंस किस रचना के आधार पर लिखा गया, तो मानस का हंस जो है मूल गोसाई चरित के आधार पर लिखा गया है। भक्त नामावली के रचनाकार हैं ध्रुवदास, 1698 विक्रम संवत में। इसके बाद भक्त नामावली में कितने कवियों का परिचय तथा अंतिम नाम किसका है, तो इसमें ये पद्य रचना है भक्त नामावली, जो कि 116 भक्त कवि हैं इसमें, और अंतिम नाम है नाभादास का भक्तमाल में। इसके बाद कवि रत्नमाला किसकी रचना है,
इसकी रचना काल क्या है, इसका रचना काल क्या है तथा कितने कवियों का परिचय है इसमें। तो कवि हैं इसके हरिराय तुलसी, जो कि ये तुलसी अलग हैं, वो तुलसी नहीं है भक्ति काल वाले जो रामचरितमानस लिखे हैं वो तुलसी ये नहीं है, दूसरे तुलसी हैं, ठीक है। इनका नाम हरिराय है। समय है 1712 विक्रम संवत। परिचय कितने भक्त कवियों का है, तो 74 भक्त कवियों का परिचय इसमें है। कालिदास हजारा के रचनाकार व रचना काल क्या है, तो कालिदास त्रिवेदी लिखे हैं 1775 विक्रम संवत में। 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन किस रचना में है, तो ये है कालिदास हजारा में, ठीक है। इसके बाद शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ कौन सी रचना है, तो शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ है कालिदास हजारा ही है, ठीक है, कालिदास हजारा। काव्य निर्णय के रचनाकार व रचना काल क्या है, तो भिखारी दास इसके रचनाकार हैं और रचना काल है, मतलब समय है इसका 1782 विक्रम संवत। मुख्यतः रीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहास विषयक जानकारी भी मिलती है किसमें, काव्य निर्णय में। कवि नामावली के रचनाकार और रचना काल क्या है, तो कवि नामावली के रचनाकार हैं सूदन और 1810 विक्रम संवत में इसका समय है। 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का परिचय किस रचना में है, तो कवि नामावली में है। राग सागरोद्भव राग के रचनाकार व रचना काल क्या है, तो रचनाकार हैं कृष्णानंद और रचना काल मतलब समय है इसका 1900 विक्रम संवत। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार व रचना काल, तो श्रृंगार संग्रह के रचनाकार हैं सरदार कवि और रचना काल इसका है 1904 विक्रम संवत। 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय, उनकी रचनाओं के उदाहरण, काव्यांगों की भी विवेचना किसमें है, तो श्रृंगार संग्रह में है। कवि रत्नमाला के रचनाकार व रचनाकार व रचना काल, तो कवि रत्नमाला के रचनाकार हैं मुंशी देवी प्रसाद और रचना काल इसका है मतलब समय है 1968 विक्रम संवत। इसके बाद गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज के रचनाकार व रचना काल, तो रचनाकार इसके हैं ब्रिग्स, इनको ब्रिग्ज भी कहा जा सकता है क्योंकि अंग्रेजी में ब्रिग्ज एक ही मतलब दोनों चाहे जो उच्चारण कर सकते हैं दोनों पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें आ सकता है एग्जाम में। इसका समय है 1955 विक्रम संवत। इसके बाद राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय, उनके कवित्व सवयों का संग्रह किस में है, तो कवि रत्नमाला में है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।